हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज अपने हमारी चैप्टर 1 के टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज पे न्यू है तो फटाफट से मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, ध्यान से सुने। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने ये ट्राई किया है कि हम चैप्टर 1 के टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड 5 सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपने टॉपिक 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बेसिकली दो ही कंसेप्ट है, एक कोलम्स लॉ और एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अच्छे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, बट उसमें से 5 सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आप लोग के यहाँ पे सामने रखे हैं। वी नॉर्मली ऑब्जर्व दैट कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी बच्चों को दिक्कत आती है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस वीडियो को देखने का, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और पांचों के पांचों क्वेश्चंस पहले आप खुद से ट्राई करें। भले ही बहुत ज़्यादा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपने 1 क्वेश्चन किया वो आपको आ गया, 2 किया वो आपको आ गया, 3 नहीं आया, भले छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, बट उसी टाइम आप आंसर चेक ना करें। पहले आप पांचों के पांचों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। इससे क्या होगा, भले ही आपको अभी पांचों के 5 क्वेश्चन नहीं आए, बट धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अगर आप ऐसे ही मेहनत करोगे और ऐसे ही वीडियोस को देखोगे तो आप लोगों की जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग की स्पीड है वो भी बढ़ेगी और सॉल्विंग की इफेक्टिवनेस या बोल सकते हैं एक्यूरेसी वो भी बढ़ जाएगी। तो फटाफट से वीडियो को पॉज कर लो, ये पांचों क्वेश्चन जो है वो पहले आप अच्छे से देख लें, वीडियो पॉज कर लें, सॉल्व करें, उसके बाद मेरे साथ फॉलो अलोंग करें या आपके आंसर टैली भी कर सकते हैं। आई होप सो आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। अब मैं जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन। तो हमारे पास स्फीयर जो है वो 2 है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है और जो चार्जेस है उनकी जो साइन है वो ऑपोजिट है। जरूरी नहीं है चार्ज सेम हो, बट साइन ऑपोजिट है, बस अपने को ये पता है। ठीक है, तभी तो वो अट्रैक्ट करेंगे, वरना वो अट्रैक्ट कैसे करेंगे। विद अ फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हाफ मीटर का है और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 0.108 न्यूटन है। तो कॉलम्स लॉ पहले अप्लाई कर लेते हैं, के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। फोर्स की जगह पे आप डेफिनेटली 0.108 लिख सकते हो, जिसको मैं 108 अपॉन 1000 लिख देता हूँ। के की वैल्यू आप सबको पता है, 9 इंटू 10⁹ होती है, Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी इज हाफ उसका स्क्वायर। तो 9 की टेबल में हम लोग को पता है कितना सा होता है, 12 सा होता है, और हाफ का स्क्वायर यहाँ से 12/1000, वो 10⁹ को नीचे लेके आ जाता हूँ, हाफ के स्क्वायर को ऊपर भेज देता हूँ तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 10⁻12, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, Q1 को x मान लेते हैं, Q2 को y मान लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा होगा, देखने में अच्छा लगेगा, वरना Q1 Q2 अच्छा नहीं लग रहा। तो x इंटू वाई जो है हमको 3 इंटू 10⁻12 मिल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, द स्फीयर्स आर नाउ कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पे हम टॉपिक 1 में हमने एक क्वेश्चन किया था उसका यूज करेंगे। देखो मैं टॉपिक 1 को थोड़ा टॉपिक 2 के साथ मिक्स करके एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। जिनने टॉपिक 1 का वीडियो नहीं देखा फटाफट से वो देख ले, और एल्स आई अज्यूम कि आपको ये वाला चीज पता ही होगा कि जब भी हम 2 आइडेंटिकल स्फीयर को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम टोटल चार्ज निकालते हैं, फिर 2 स्फीयर है तो वो टोटल चार्ज को आधे आधे में बांट देते हैं। जैसे 2 कॉलम है और 4 कॉलम है, उनको जोड़ोगे 6 कॉलम हो जाएगा, आधे आधे में बांट दो, 3 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, बट ये आधे आधे में बांटने वाला काम तभी करना है जब दोनों के दोनों स्फीयर क्या हो, आइडेंटिकल हो। तो सबसे पहले अगर आपने देखे टोटल चार्ज अपना कितना होगा, यहाँ पे बोलो, टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2। इसका Q1 है, इसका माइनस Q2 है, दोनों को प्लस कर दिया। अब जो टोटल चार्ज है वो आधे आधे में बट जाएगा। पहले वाले स्फीयर में जो चार्ज आ जाएगा वो Q1 माइनस Q2/2 आएगा, दूसरे वाले स्फीयर में जो चार्ज आएगा वो भी Q1 माइनस Q2/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 स्फीयर्स है आफ्टर कनेक्टिंग देम टू अ वायर। अब हम लोग ने इसको वायर पे कनेक्ट कर लिया है। अब जब फोर्स देख रहे हैं हम लोग, 0.036 न्यूटन का फोर्स है, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है। तो अब जो न्यू केस है उस केस में फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या है, फोर्स 0.036 न्यूटन है, कम हो चुका है फोर्स, और ये लोग एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ऐसा लिखा है, जो कि ऑफकोर्स ही बात है। अगर हम देखें दोनों पे एग्जैक्टली सेम चार्ज है, साइन का भी डिफरेंस नहीं है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि लाइक चार्जेस रिपेल, राइट।
सो अब फोर्स की जगह पे हम लोग को 0.036 दिया है, मतलब 36/1000 इज इक्वल्स टू के। Q1 की जगह पे मैं Q1 माइनस Q2/2 लिखूंगा, Q2 की जगह पे भी मैं Q1 माइनस Q2/2 लिखूंगा, बराबर बात है। दिस इज केस 2 और होल अपॉन डी स्क्वायर, उनके बीच में डिस्टेंस अभी भी हाफ ही है। 9 की टेबल में 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/1000, वो 10⁹ को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है बच्चा लोग, 10⁹ नीचे आ जाएगा। अच्छा देखो इधर 1/2 स्क्वायर लिखा है, उसको मैं 1/2 इंटू 1/2 लिख देता हूँ, चलेगा ना, जिससे क्या होगा, ये 2 ये 2 कट हो जाएगा, सामने बस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर को सामने भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू रूट के अंदर 4/10⁻²2, मतलब 2/10⁻6, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने Q1 को x लिखा है, Q2 को y लिखा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻12। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, ऐसा अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो वी हैव दीज टू इक्वेशंस। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से जो y की वैल्यू होगी वो 3 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन x होगी, और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 5 मार्क का क्वेश्चन है पूरा, बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपसे नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। सो 2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 10⁻12 अपॉन एक्स। एलसीएम ले रहा हूँ, एक्स को सामने भी भेज दिया, यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस। अब हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। देखो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत लगता है तो आप इसको डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला से सॉल्व डेफिनेटली कर सकते हो, बट मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करूंगा। 3 इंटू 10⁻⁻12 है, उसके ऐसे दो फैक्टर्स मुझे कैलकुलेट करके बताने हैं। 3 इंटू 10⁻, अच्छा फोर्स जो है उसको भी ध्यान देना है, जस्ट अ सेकेंड, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। देखो कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकाल रहा है, ऐसा अज्यूम करो इस वाले चार्ज पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इसको अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, राइट, प्लस Q1 है या माइनस Q2 अट्रैक्ट करेगा। इस वाले पे चार्ज पे फोर्स जो होने वाला है वो इस डायरेक्शन में दिखने को मिलेगा, है ना, इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। बल्कि जबकि इस वाले जो चार्ज है इस पे जो फोर्स देखने को मिलेगा वो रिपल्सिव है, वो रिपल्सिव है मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, है कि नहीं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अगर मैं सिर्फ इस वाले चार्ज की बात करूं तो इसको अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। ये दोनों सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अगर यही वाले चार्ज की बात अभी फिर से करूं तो इसके ऊपर 0.36 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, है कि नहीं, बोलो, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे 0.036 तो लिखेंगे बट नेगेटिव का साइन लगाएंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देना, इस पे मत लगाओ, क्योंकि इस पे फिर रूट के अंदर आएगा तो तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया। तो ऐसा कर लेते हैं कि इस वाले फोर्स पे अपने नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं, किस पे, इस वाले पे, जस्ट अ सेकेंड, यस, कि मैंने ऐसा माना कि ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है इस वाले को मैं पॉजिटिव अज्यूम करके चलूँ तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा मान के चल सकते हो। या अगर आप लोग को ऐसे नहीं करना तो दूसरा एक और तरीका है कि रूट हटाते हैं, तो मैं आपको वो तरीके से समझाता हूँ। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस बाय मेथड, मतलब इस मेथड से नहीं करना, बिकॉज आप बोलोगे सर इसमें हम फोर्स की साइन थोड़ी लगाते, राइट। तो अगर आपको ये वाले मेथड से नहीं करना है, सो व्हाट इज़ द अदर वे जिस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया ये एक तरीके से। देखो यहाँ से दो वैल्यू आएगी ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 तो आएगा, बस प्लस माइनस में आएगा बिकॉज रूट है, प्लस माइनस में आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, बराबर बात है, ये आ रहा हमारा। अब हम लोगों ने या तो 2 इंटू 10⁻6 लेंगे या तो -2 इंटू 10⁻6 लेंगे, दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ। जब मैं +2 इंटू 10⁻6 लेके सॉल्व करूंगा, अब आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाओगे तो नो रूट्स आएंगे, देयर वुड बी नो रूट्स,
अगर मैं प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 लेता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं ना, तो डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। इस वजह से मुझे यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 नहीं लेना चाहिए, उसकी जगह पे मुझे -2 इंटू 10⁻⁻6 लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे -2 इंटू 10⁻⁻6 कंसिडर करूंगा, और जो एलसीएम लिया था वही लिख देता हूँ, मतलब इसकी जगह पे बस मैं -2 इंटू 10⁻⁻6 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर -3 इंटू 10⁻⁻12। तो इस तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं। अब ये -2 इंटू 10⁻⁻6 एक्स को इधर रख देंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 एक्स -3 इंटू 10⁻12। अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, आप इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा। 3 इंटू 10⁻12 के ऐसे दो फैक्टर्स ताकि अपने बीच में 2 इंटू 10⁻6 बन जाए। तो वो होंगे, एक होगा 3 इंटू 10⁻6 और दूसरा होगा 1 इंटू 10⁻6। तो 3 इंटू 10⁻6 और 1 इंटू 10⁻6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 10⁻12 ही आएगा। क्वेश्चन इज वेरी अच्छा, वेरी गुड सवाल। तो यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से आपको एक चार्ज मिलेगा x प्लस 3 इंटू 10⁻6। यहाँ से आप 1 और 10⁻6 को कॉमन निकाल लो, अगेन आपको x प्लस 3 इंटू 10⁻6 देखने को मिलेगा। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 1 इंटू 10⁻6 और x की दूसरी वैल्यू आएगी -3 इंटू 10⁻6। थोड़ा अच्छे से लिखूं इसको, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 म्यू कोलम और x की दूसरी वैल्यू आ रही है -3 म्यू कोलम। तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, x एक कोलम भी हो सकता है, -3 कोलम भी हो सकता है। तो अगर x 1 है तो आप लोग यहाँ पे कहाँ पे आ जाओ, किधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, Q1 माइनस Q2 को क्या लिखा, -2 इंटू 10⁻6 लिखा। Q1 की जगह x लिखता हूँ, Q2 की जगह y लिखता हूँ, तो वो -2 म्यू कोलम आ रहा है। अगर मैं x की जगह एक कोलम डालूं, इफ x इज इक्वल टू 1 म्यू कोलम, आप ऊपर पुट करो, x की जगह पे 1 पुट करोगे ना, सो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 म्यू कोलम आ जाएगी। x की जगह पे 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 म्यू कोलम आ जाएगी, बराबर बात है। और अगर मैं x की जगह पे -3 म्यू कोलम पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3 यहाँ चला जाएगा तो -1 म्यू कोलम आ जाएगी। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट। हमारे पास दो वैल्यू आ रही है x और y की। मैंने Q1 को x माना था, Q2 को y माना था, राइट। सो हमारे पास अगर x 1 है तो y 3 हो सकता है, और x -3 म्यू है तो y -1 म्यू हो सकता है। अब अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पे हम लोग बस क्वेश्चन के एंड तक जस्ट पहुंच ही गए हैं। तो x और y के दो केस बन रहे हैं हमारे पास, एक x की वैल्यू 1। अब देखो मैंने x किसको माना था, Q1 को माना था, और y किसको माना था, Q2 को माना था। अब जो स्फीयर 1 है उस पे कितना चार्ज है, स्फीयर 1 पे Q1 का चार्ज है, और स्फीयर 2 पे कितना चार्ज है, अगर आप देखो स्फीयर 2 पे कितना चार्ज है, -Q2 का चार्ज है। तो दो केस बन रहे हैं, दो केस पॉसिबल है, मैं लिख देता हूं। या नहीं तो आपका जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, या नहीं तो 1 और 3 वाला हो सकता है, मतलब 1 म्यू कोलम या -3 म्यू कोलम। क्यों 3 -3 बन गया, मेरी क्यू की Q2 की वैल्यू है ना 3, हमें तो -Q2 है, हमारे जो स्फीयर 2 है उस पर तो चार्ज -Q2 है, तो -3 म्यू कोलम। या नहीं तो दूसरा केस क्या बन सकता है, केस 2 क्या बन सकता है, तो वी हैव टू पॉसिबल आंसर्स, राइट। दूसरा केस क्या बन सकता है, -3, एक्स की वैल्यू -3 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है, बट -Q2 करोगे तो 1 म्यू कोलम हो जाएगी। तो उल्टा आ रहा है देखो, या 1 -3 या -3 1, बात एक ही है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर द टू चार्जेस आर 1 म्यू कोलम एंड -3 म्यू कोलम रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके जो स्फीयर्स है उन पे चार्ज आ जाएंगे। काफ़ी बढ़िया सवाल था, अगर आपका ये अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ, सही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरे साथ सीख लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमको बोला गया चार्ज क्यू को दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करो। दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम।
हमें फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। अब फोर्स मैक्सिमाइज करना है और हमें चार्ज को ऐसे दो पॉइंट्स पे डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, q माइनस एक्स हो जाएगा ना। ऐसा अज्यूम करो, दिस इज स्फीयर वन, दिस इज स्फीयर टू। तो स्फीयर वन पे मैंने x चार्ज रखा, q1 को दो टुकड़ों में तोड़ना है ताकि ये और ये टुकड़े के बीच में जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो जाए। फील कर पा रहे हो? नहीं? समझाता हूँ। ऐसा अज्यूम करो 10 कूलम का चार्ज है, उसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ दूं, 1 और 9। ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, 9K बाई डी स्क्वायर होगा। अगर मान लो मैं 10 कॉलम के चार्ज को थोड़ा अलग तरीके से तोड़ता हूँ, 2 और 8 करके तोड़ता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो K इंटू टू इंटू एट अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, 16K अपॉन डी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बढ़िया ना फोर्स। अच्छा सर आप 2.1 और 7.9 भी तो ले सकते हो, 2.2 और 7.8 भी तो ले सकते हो, कुछ भी ले सकता हूँ ना। वही तो ढूंढना है कि मेरे को क्यू एक चार्ज गिवन है, उसको दो टुकड़ों में तोड़ना है, मतलब 10 को ऐसे तो क्या दो टुकड़ों में तोड़ूं ताकि उनको उनके बीच में जो फोर्स हो वो मैक्सिमाइज हो जाए, वही अपने को यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब फील कर लिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हमने क्यू को दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, एक एक्स टुकड़े में तोड़ा, एक क्यू माइनस एक्स टुकड़े में तोड़ा, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है उसको डी रख दिया है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं आपको ये चीज़ जो है वो मेरे हिसाब से रटनी पड़ेगी, या आपको 11th स्टैंडर्ड में बेसिक्स मैथ्स में डेफिनेटली ये चीज़ सिखाई होगी कि किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करते हैं। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से आता है कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे कहा जाता है। मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये आप लोग ने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, राइट। सो फोर्स की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, तो फोर्स की वैल्यू जो होगी वो क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगी। कोई भी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं। मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि हम लोग पहले जो भी फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। के कांस्टेंट है, डी स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे। क्यू एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे क्यू आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे 2x आएगा। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, फोर्स का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे डिफरेंशिएशन को इक्वेट टू जीरो करते हैं। तो हम लोग के बाई डी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 2x इक्वल टू जीरो। तो क्यू की वैल्यू 2x आएगी, एक्स की वैल्यू क्यू बाई टू आएगी। चलो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा देता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर। हम देख पा रहे के और डी स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, क्यू का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो जो मेरा डबल डिफरेंशिएशन है डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2k बाई डी स्क्वायर। आप देख पा रहे हो कि जो मेरा डबल डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर मेरा डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो मेरा x है वो एक मैक्सिमम पॉइंट है, वो एक मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आएगा, इसका मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट है। बराबर बात है। इसका मतलब यही वाला पॉइंट ऐसा है जहां पे जो फोर्स होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब मेरे जो चार्जेस है उन्हें कैसे तोड़ना चाहिए, स्फीयर वन पे एक्स चार्ज है, स्फीयर टू पे क्यू माइनस एक्स चार्ज है, और मैंने आप लोगों को बोला एक्स का वैल्यू क्यू बाई टू है, तो एक्स की जगह पे क्यू बाई टू डाल देंगे। तो स्फीयर वन पे भी जो चार्ज आएगा वो क्यू बाई टू आएगा, और स्फीयर टू पे भी जो चार्ज आएगा वो क्यू बाई टू आएगा। तो आपको चार्ज क्यू को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना चाहिए, क्यू बाई टू और क्यू बाई टू, ताकि जो फोर्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो दिस इज योर आंसर, क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू। अगर आपका ये आंसर नहीं आया बहुत अच्छी बात है, अगर आपका नहीं आया कोई बात नहीं, अब समझना है, अब आंसर आना चाहिए। ठीक है, आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस हमारे पास गिवन है, 2 म्यू कोलम माइनस 5 म्यू कोलम, 2 म्यू कोलम माइनस 5 म्यू कोलम। पहले बना लेता हूँ। ठीक है, 2 म्यू कोलम माइनस 5 म्यू कोलम, 2 म्यू कोलम माइनस 5 म्यू कोलम। ए बी सी डी स्क्वायर साइड है 10 सेंटीमीटर का है, सारे के सारे साइड 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, हमको बोला है व्हाट इज अ फोर्स ऑन अ चार्ज 1 म्यू कोलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो अगर मैं 1 म्यू कोलम का चार्ज रखता हूँ यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है बेसिकली, बहुत सिंपल है।
आप गौर करो, सबसे पहले 1 म्यू कॉलम पे कौन कौन फोर्स लगाया पहले वो देखो। एक तो 2 म्यू कॉलम लगाएगा। अब देखो ये दोनों का जो साइन है वो सेम है, साइन सेम है, इसका मतलब लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, इसका मतलब ये लोग एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F1, जो कौन लगाएगा, 2 म्यू कॉलम वाला बंदा लगाएगा। वो कितना लगाएगा, के 1 म्यू C 2 म्यू C अपॉन d²। ये डिस्टेंस को d अज्यूम कर लो, फिलहाल d अज्यूम कर लो, डायगोनल का आधा होने वाला है वो हमें पता है, बट जरूरत नहीं है, आप d अज्यूम कर लो। अब जो दूसरा वाला ये वाला चार्ज है, ये Fa है ऐसा अज्यूम करते हैं, ये A ये B ये C ये D, राइट। Fa जो है वो अपने को बन गया। अब Fc निकाल लो पहले। तो Fc क्या करने वाला है, 2 म्यू कॉलम है अगेन ये साइड पे भी, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब इस डायरेक्शन में वो F2 लगाने वाला है, या Fc लिख लेता हूँ। दिस इज Fc एंड दिस इज Fa। Fc जो होगा वो कितना होगा, के 1 म्यू कॉलम 2 म्यू कॉलम अपॉन d²। वैल्यू तो सेम ही होने वाली है ना, बोलो वैल्यू तो सेम ही होगी, अलग अलग थोड़ी होगी, बिकॉज डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है, डायगोनल का आधा। तो हम ये देख पा रहे हैं Fa और Fc दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अगर इक्वल फोर्सेस अपोजिट इन मैग्नीट्यूड एक ब्लॉक पे लगेंगे या एक चार्ज पे लगेंगे तो चार्ज मूव थोड़ी करेगा। या नेट फोर्स हम लोग देखे जाए, नेट फोर्स ड्यू टू ए एंड सी वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलर बेसिस पे आप देखो बी जो है वो उसको अपने से दूर धक्का मारेगा, है ना, नहीं अपनी तरफ लेगा ना बी, तो क्योंकि वो -5 या 1 म्यू अनलाइक चार्जेस है वो अपनी तरफ लेगा, और डी जो है वो भी अपनी तरफ लेगा। जो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा सिमिलर बेसिस पे वो भी सेम हो जाएगा। इसकी वजह से सिमिलरली नेट फोर्स ड्यू टू बी एंड डी वो भी 0 हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1 म्यू कॉलम वाला वो 0 होने वाला है। सो थर्ड वाला तो सबका सही होना चाहिए, तो टोटल फोर्स जो होने वाला है वो आप लोगों का 0 होगा। आई गेस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। हमें बोला गया है हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, कैरिंग चार्ज -q1, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज q2 along a circular path of radius r। तो हम लोग को ऐसा बोला गया है -q1 करके एक चार्ज है, वो जो चार्ज है वो q2 के अराउंड मूविंग अराउंड अ चार्ज q2 ऑफ रेडियस r। प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज -q1 अबाउट +q2 इज गिवन बाय दिस। हमें टाइम पीरियड जो है उसको ये इसके बराबर प्रूफ करना है, बराबर है। तो टाइम पीरियड निकालना है, आप देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग एक डायग्राम तो बना लें। अब यार देखो वो सर्कल में घूम रहा है ऐसा बोला है, बराबर बात है, सर्कल में घूम रहा है अबाउट चार्ज +q2, और हमारा जो चार्ज है वो कितना है, -q1 है। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट ये तो सर्कल में घूम रहा है, तो ये सर्कल में कैसे घूम सकता है, उसको बाहर एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको हेल्प करेगा सर्कल में घूमने के लिए, और ये दोनों फोर्स सेम होने चाहिए तभी तो वो सर्कल में घूमेगा, वरना वो सर्कल में घूम नहीं पाएगा। जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो mv² / r के बराबर होता है। आई गेस आप सबको पता है ये चीज़। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो के q1 q2 / r² के बराबर होता है। ये चीज़ भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ मेरे चार्ज की कितनी होनी चाहिए ताकि वो सर्कल में घूम पाए। तो एक एक आर कट जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा के q1 q2 / mr। आई गेस आप सबको क्लियर होगा ये चीज़। जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, के q1 q2 / mr के रूट के बराबर आ जाएगी। ये वेलोसिटी आ गई। अब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप सबको पता है। जब भी कोई इंसान या कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2πr होगा सरकमफेरेंस के बराबर, और जो स्पीड है वो तो v है, वो हमें पता है, ठीक है। सो 2πr अपॉन रूट के अंदर के q1 q2 / mr। बस अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसके बाद हम आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। 2πr रूट mr अपॉन रूट k1
क्यू के Q1 Q2 ये आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 2 पाई आ रहे हैं ना उसको रूट के अंदर भेज देता हूँ। होता क्या है, कोई इंसान रूट से बाहर आता है तो स्क्वायर गायब हो जाता है, तो अगर वो कोई रूट के अंदर चला जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो जो मेरा टाइम पीरियड है वो देखो अब आप कितना होने वाला है। मैं 2 को अगर रूट के अंदर भेजूँ तो वो 4 बन जाएगा। मैं पाई को अगर रूट के अंदर भेजूँ तो वो पाई स्क्वायर बन जाएगा। मैं आर को अगर रूट अंदर के भेजूँ तो वो आर स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे एम आर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है, राइट, बराबर है। 4 अंदर, 5 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर अंदर। के की जगह पे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ Q1 और Q2। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 4 पाई एप्स नॉट पूरा ऊपर जाएगा, 16 आएगा, पाई क्यूब आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, एम आएगा, आर क्यूब आएगा और Q1 और Q2 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। देखो 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन Q1 Q2। तो हम लोग को जो प्रूव करना था कि टाइम पीरियड ये होना चाहिए वो हमने प्रूव कर लिया है। आई होप तो आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने सर्कुलर मोशन भी जो है वो अप्लाई कर लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली बात आ गई, टाइम पीरियड वाली बात आ गई। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसने कोलम्स लॉ को सर्कुलर मोशन के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। इस पर्टिकुलर वीडियो का आखिरी सवाल है, दिस ऑल्सो इज अ वेरी गुड सवाल। हमको बोला गया एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 म्यू कॉलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे हर एक चार्ज जो है, पहले एक्स 1 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 8 मीटर पे, ऐसे फोर्स मतलब ऐसे चार्जेस रखे हुए और इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं। एक चार्ज को ओरिजिन पे प्लेस किया है जिसका 1 कॉलम का चार्ज है, बाकी सारे के सारे 4 म्यू कॉलम के चार्जेस हैं जिनको हमने ऐसे इनसे दूर प्लेस किया हुआ है। हमको टोटल फोर्स निकालना है 1 कॉलम पे कितना होगा। इसकी वजह से फोर्स को F1 मानते हैं, इसकी वजह से F2, इसकी वजह से F3, इसकी वजह से F4 एंड सो ऑन चलता जाएगा, राइट। बहुत सारे लोग हैं ना, बराबर। जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, वो सबका प्लस ही होगा। क्यों ऐसा सर, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज है, अपोजिट साइन तो नहीं है, सेम है, मतलब रिपेल करेंगे, ये वाला इसको धक्का मारेगा, ये वाला इसको धक्का मारेगा, सब धक्का मारेंगे। तो सारे के सारे चार्जेस जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होने वाले, इसलिए सब ऐड हो जाएंगे। तो सारे फोर्सेस को हमें ऐड करना है। पहला वाला फोर्स देखो क्या होगा, के 1 × 4 म्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस 1 है इसलिए। फिर दूसरा क्या होगा, के 1 × 4 म्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है 2 का स्क्वायर, बराबर है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगा रहा हूँ। Q1 की जगह 1 लिख रहा हूँ, Q2 की जगह 4 म्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। अगर आप गौर करो तो सब में से के 4 म्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 एंड सो ऑन। अगर आप गौर करो तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। अगेन बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाली फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, और जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी। आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज नामक चैप्टर पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 11th में। यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो अपना 1 है, यहाँ पे आप देखोगे अपना कॉमन रेशियो 1/4 है, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4/3 आ जाएगा सम, ठीक है। तो ये सबका जो सम है वो 4/3 है। तो जो नेट फोर्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखो के की जगह 9 × 10⁻⁹ लिख रहा हूँ और म्यू की जगह 10⁻⁻6 लिख रहा हूँ, और ये वो जो पूरा सम है इसकी जगह पे मैं 4/3 लिख दिया हूँ। तो जो नेट फोर्स आएगा 4 × 4 = 16 × 3 × 10⁻3, 10⁻9 और 10⁻6 10⁻3 हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स जो आ रहा है वो 48 × 10⁻3 न्यूटन का आ रहा है, और ये फोर्स कहाँ पे होगा, -i कैप डायरेक्शन में
होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में होने वाला है, तो दिस इज द आंसर। यहाँ पे भी हम लोग ने काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट लगाया, दैट इज इनफाइनाइट जीपी। और एल्स ये क्वेश्चन आसान है, यहाँ तक अगर आप लोगों ने किया है तो चलो बढ़िया, आप सोच पाए हो कि हमको सारे फोर्स निकालने और उन सबको ऐड करना है। इसके बाद अगर आप भूल गए कि इन सबको ऐड कैसे करना है, तो बस आपको A/1 माइनस आर, वेर आर इज अ कॉमन रेशियो, उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होता है, जिससे आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो है वो मिल जाएगा। आई गेस आप लोग को टॉपिक 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 5 सिलेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे। अगर आपको नहीं आया कोई बात नहीं, बी कंसिस्टेंट, धीरे धीरे देयर वुड बी अ टाइम जहाँ पे पांचों के 5 क्वेश्चन आपके सही होंगे। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हर एक वीडियो में आप लोग को ऐसे ही करना है। जो भी इस सीरीज में आएगी, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एक टाइम ऐसा आएगा, मार्क माय वर्ड्स, कि आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन सही होंगे। टिल देन, उस टाइम आए, वो टाइम आए, टिल देन आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।